अमेरिका के पास हथियारों की कमी है, एनबीसी ने कहा। थार्ड और पेट्रियट करीब 50% इस्तेमाल हो चुके हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल 45% कम है। मिसाइल भंडार भरने में लगेंगे 1 से 4 साल। बहुत बड़ा खुलासा ये एनबीसी की तरफ से। अमेरिका को एक तगड़ा झटका लगा और आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर भी लगी। जनवरी के शुरुआत से हमने लगातार आपको बता रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान से मिडिल ईस्ट के अंदर आकर पंगा लिया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 28 फरवरी को हमले के फौरन बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। उसे छिपाने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन अब खबर यह है कि दरअसल जो कल तक सीज फायर खत्म होने के बाद बिना बातचीत निर्णायक पहुंचे बिना ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान पर तगड़ा हमला करेंगे, वो क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं कि सीज फायर को और आगे बढ़ाया जाए, वो ऐलान क्यों कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका इस वक्त ईरान से मौजूदा तौर पर लड़ने की हैसियत में नहीं है। उसे अगर लड़ना है तो तकरीबन 4 साल इंतजार करना होगा, क्योंकि ईरान ने इन 40 दिनों में अमेरिका के बेस कैंप पर तैनात सारे हथियारों को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच अभी युद्ध छिड़े तो रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की हालत बहुत खराब हो जाएगी। खबर नंबर 2 दिखाऊंगा आपको। ईरान ने एक और जहाज पर कब्जा कर लिया। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, ब्रिटेन का एक जहाज था जिसे रुकने के लिए कहा गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो रुका नहीं, उसने अवॉइड की बात, उसे धर दबोचा गया। एक ऐसा ही और शिप धर दबोच लिया गया है। तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। एक के बाद एक मोसाद के एजेंट धरे जा रहे हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जा रही है। इनमें से एक तो ईरान में युद्ध छेड़ने के लिए भेजा गया था, वो भी मारा गया है। और एक और देश ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला। तो अमेरिका में इस बार ट्रंप नहीं, ट्रंप के साथ साथ उनके दामाद जेरेड कुशनर की कुंडली खोलकर रख दी है कि कैसे ससुर और दामाद दोनों मिलकर पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर आई है, ये देखिए, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या बता रही है, सुनिए। ये बड़ी रिपोर्ट है। अमेरिकी मीडिया एनबीसी के हवाले से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अमेरिका के पास हथियारों की कमी है, एनबीसी ने कहा। थार्ड और पेट्रियट करीब 50% इस्तेमाल हो चुके हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल 45% कम है। मिसाइल भंडार भरने में लगेंगे 1 से 4 साल। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका कमजोर देश है, लेकिन मिसाइल जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, जो ड्रोन होते हैं, वो रातों रात कोई उसकी छपाई मशीन थोड़ी ना है कि छापो और भेज दो, छापो भेज दो, ऐसा नहीं होता ना, है ना। ये कोई बिस्लेरी की बोतल तो है नहीं है कि भरा और एक पूरी मशीन है, पानी भरती है, ढक्कन लगाती है। मिसाइल बनाने में समय लगता है, उसकी एक एक चीज़, टाइमिंग, टारगेट कैसे हिट करेगी, रडार कहाँ लगेगा, तमाम चीज़ें। तो वो कितना ही प्रोडक्शन अमेरिका तेज कर ले, लेकिन इतना भी नहीं कर सकता कि अगले 4 साल तक वो अमेरिका मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से पहले वाली मौजूदगी दर्ज ही नहीं करा सकता। इसीलिए वो डरा हुआ है। न रडार काम कर रहे, रडार सही करके भेजने हैं, फिर पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर चाहिए, वो बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रंप कि भैया अब सीज फायर कर लिया जाए। मेरी बात, मैंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये इसीलिए हो रहा है। अगली खबर देखिए जरा। यूके एमटीओ वार्निंग। इससे पहले भी आपके अपने चैनल ने भी दिखाया था, वो 04126 अटैक था, 041, ये 04326 अटैक। क्या है खबर? रिपोर्ट टाइम 22 अप्रैल आज की डेट है, रिपोर्ट टाइम भी है, ये तमाम चीज़ है। यूके एमटीयू ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि ईरान के पश्चिम में 8 नॉटिकल माइल पर एक और शिप को निशाना बनाया गया, उस पर भी फायरिंग की गई है। ताबड़तोड़ फायरिंग से के बाद उसे फिलहाल किसी भी तरीके से भागने में मदद मिली। क्रू आर सेफ एंड अकाउंटेड फॉर, देयर इज नो रिपोर्टेड डैमेज टू द वेसल। या मतलब फायरिंग तो हुई, लेकिन उसे सिर्फ रोक दिया गया। इससे पहले भी देखिए हमने आपको खबर दिखाई थी, ये था वो, इसमें 04126 था, जिसमें दावा था कि द यूके मैरीटाइम ट्रेड कॉर्पोरेशन एजेंसी का रिपोर्टेड एन IRGC वेसल फायर्ड ऑन ए टैंकर 15 nautical miles northeast of Oman with after it ignoring Iran's armed forces warning। पहले इसने वार्निंग इग्नोर की और यूके के या ब्रिटेन के इस जहाज पर फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद इसे कब्जे में ले लिया गया। ये तमाम चीजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई और कहा गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और तब तक बंद है जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता है।
चलिए अगली खबर देखिए। ईरान में युद्ध की नींव रखने वाले मोसाद के रहस्यमय एजेंट की मृत्यु हुई। इसका कोड नेम एम बताया जाता है। फिलहाल ये मार गिराया गया है, मृत्यु हुई है, रहस्यमय तरीके से बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई है। वजह क्या है, वजह ये पता निकल कर नहीं आई। अब एक और चेहरा देखिए, ये चेहरा पहचानिएगा। ये चेहरा क्या है, मेहंदी फरीद का है। इस आदमी का नाम है मेहंदी फरीद। यह है ईरान का रहने वाला, लेकिन मोसाद का जासूस बनकर ईरान की सेंसिटिव जानकारी इजराइल तक पहुंचाने का काम कर रहा था। यह काम लगातार ये मोसाद का स्पाई बन के कर रहा था। फिलहाल इसे पकड़ा गया और फांसी की सजा दे दी गई है। गंभीर जानकारी, सेंसिटिव जानकारियां ईरान से जुड़ी हुई इजराइल तक पहुंचाने का काम कर रहा था, ऐसा दावा है। अब सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साहब के प्रतिनिधि ने अमेरिका के साथ भविष्य में होने वाली कोई बातचीत को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। لزوم حمایت مردم از مذاکره کنندگان مذاکره ای تو خواهی کردن که فعلا حالا تیم مذاکره هر زمانی که مذاکره با قوت دشمن ما قبول کرد که ما از موضع برنده ایم و او موضع بازنده قبول کرد شرایط ما را तो सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी सदेगी ने कहा फिलहाल कोई बातचीत नहीं, जब दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी बातचीत होगी। दुश्मन को मानना होगा कि हम जीत की स्थिति में हैं और वह हार की स्थिति में। जब नेतृत्व के निर्देश पर युद्ध का मोर्चा मिसाइल से बातचीत की तरफ शिफ्ट होगा तो जनता पूरा समर्थन करेगी, ऐसा कहा जा रहा है इनकी तरफ। और जरा देखिए, एक और देश ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला। अब तक स्पेन की बात थी ना, आयरलैंड की बात थी ना, स्लोवानिया की बात थी ना, ये सारे यूरोपीय कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री है ना। अब एक और देश ने मोर्चा खोला, नाम है बेल्जियम। बेल्जियम ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ईयू और इजराइल के बीच जितने भी, यानी यूरोपीय यूनियन और इजराइल के बीच जितने भी ट्रीटीज़ हैं, जितने भी समझौते हैं, उन्हें फ़ौरन ही रद्द किया जाए। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया ने भी यही डिमांड की थी। अमेरिका का संरक्षण मिलने के बावजूद नेतन्याहू उनका देश फंसा हुआ है। देखिए, विदेश मंत्री हैं बेल्जियम के मैक्सिम प्रेवोट। इनके मुताबिक लेबनान में इजराइल की कार्रवाई पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैं तो हंसी इस बात पर आती है, दुख कहिए जो कहिए, दुख कहिए हंसी कहिए जो भी है, लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि बेल्जियम को चिंता सता रही है लेबनान की सरकार और सेना को नहीं। लेबनान की सेना सरकार के इशारे पर काम करती है और कोई जानता, लेकिन सरकार क्या कर रही है? इतने लोगों के मारे जाने के बाद इजराइल के सामने हाथ पैर जोड़कर खड़ी है। क्यों? अमेरिका की वजह से। मैंने पहले भी कहा था, मौजूदा लेबनान की सरकार अमेरिका परस्त है। वो तो ये तक कह रहे थे जब बातचीत करने गए कि हम इजरायली सेना के साथ मिलकर हिजबुल्लाह से निपटने के लिए तैयार है। खैर, आगे एक और जरा बयान सुनिए। ये अमेरिका की सांसद है, क्या गंभीर आरोप लगाए, जरा सुनते चलिए। Let's talk about naked, open, brazen corruption. The Trump administration is guided and shaped by it, emboldened by what they can get away with, while the American taxpayer watches their own hard-earned paycheck siphoned away by ever-growing gas prices, groceries, rent, and healthcare. All the while, Donald Trump flaunts his White House ballroom and D.C. arch with displays of nauseating corruption for his billionaire buddies in broad daylight. Take Jared Kushner, Donald Trump's son-in-law, a man with no meaningful political, diplomatic, or civil service experience who was handed sweeping authority during the first Trump administration over Middle East policy and sent across the world to represent the United States. At the same time, बिल्कुल जेरेड कुशनर की बात हो रही है। मैं लगातार सवाल भी उठाता रहा। ये देखो, ससुर दमाद मिलकर कैसे अमेरिका को लूट रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के समय भ्रष्टाचार चरम पर है। कीमत अमेरिकी जनता को उठानी पड़ी है, जिसे गैस से लेकर सब कुछ महंगा खरीदना पड़ रहा है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जिन्हें किसी तरह का राजनीतिक डिप्लोमेटिक कोई अनुभव नहीं है, वह यूएस की विदेश नीति बना रहे हैं और साथ ही उन्हीं विदेश सरकारों से अरबों डॉलर ले रहे हैं जिनसे वे बातचीत कर रहे हैं। ये खुला खुला बेशर्म भ्रष्टाचार है। कुशनर शपथ के दायरे में आएंगे और गवाही देंगे। जवाबदेही वहीं खत्म नहीं होती है, नहीं होने वाली है। अब आवाज़ ससुर और दामाद दोनों के खिलाफ उठ रही है। नमस्कार।